तो आज का ओपन माइक ओपन में ही करते हैं और बात भी करेंगे बहुत खुलकर ओपन बात। और बात ये होगी, कुछ वेटरन्स हैं और कुछ युवा हैं, कि आज की पॉलिटिक्स युवा है या आज भी पुराने लोगों की ज़रूरत होती है। और आज का युवा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे सोचता क्या है, पार्टी कोई भी हो। इसलिए हमने अलग अलग विचारधारा, आइडियोलॉजीज और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग बुलाए हैं ताकि खुलकर बात कर सके। तो सबसे पहले युवाओं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि युवा का समय है। और बिल्कुल वाइट कपड़ों में मेरे साथ जयसिद्ध भल्ला हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रमन भल्ला जी के बेटे हैं। और क्योंकि जन्म ही सियासत में हुआ तो इसलिए अच्छे से सियासत को समझते भी हैं। आज की पॉलिटिक्स क्या जाए? देखो, आज की जो पॉलिटिक्स है थोड़ी बहुत रिलीजन ओरिएंटेड बना दी गई है। हालांकि विकास के मुद्दों के ऊपर जो है चुनाव लड़ा जाना चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन कास्टिज्म जो है उसको बहुत बढ़ावा दे दिया गया है सरकार के द्वारा कि जो लड़ रहा है उसकी कम्युनिटी क्या है। जो ये पॉलिटी थोड़ा सा पॉलिटिकल लग रहा है। अगर ऐसे खुल के किया जाए कि आज की पॉलिटिक्स में लोग क्या चाहते हैं, कैसे लोग आए। और आप एक बहुत अभी छोटी उम्र है आपकी, मुझे लगता है 20 साल उम्र होगी आपकी करीबन। अभी 19 साल। हाँ, अभी 20 के भी नहीं हुए। आप क्या सोचते हो पॉलिटिक्स के बारे में, कि मतलब पॉलिटिक्स एक अच्छा करियर हो सकता है, प्रोफेशन? क्योंकि पहले लोग ये सोचते थे कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये कहा जाता था। देखो, मेरा ऐसा मानना है, अगर कोई चीज गंदी है तो खुद आके उसको साफ करना चाहिए। और पॉलिटिक्स को मैं आपको लगता है गंदी है? देखो, मेरे को नहीं लगती। कुछ लोगों ने ऐसा शेप नैरेटिव बना दिया हुआ है कि गंदी है। जब युवा लोग हो गए, जब वो अपने जो नुमाइंदे हो गए, डोगरा लोग हो गए, जब वो आके लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, अपने वादे करेंगे और उसको जब पूरा करेंगे तो उससे डेवलपमेंट होते हुए हमारे को दिखाई देगी। डॉक्टर, इंजीनियर, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इन सब से पॉलिटिक्स में राइज जल्दी होता है या समय ज्यादा लगता है? देखो, वो तो हो गया एक स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड। करियर बनाना है तो फिर राइज तो देखना है ना। नहीं, वो तो आपके अपने ऊपर है, आप कौन से प्रोफेशन में। बड़े हमने देखे हैं डॉक्टर जो हैं वो टर्न्ड पॉलिटिशियन भी बनते हुए दिखाई देते हैं, लॉयर टर्न्ड पॉलिटिशियन भी हमारे को दिखाई देते हैं। और मैं तो पर्सनली लॉ को भी परस्यू कर रहा हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो अपने ऊपर होता है जो भी आप कोर्स करोगे, क्योंकि एट द एंड लोगों ने वोट डाल के ही आपको जितवा कर भेजना होता है। ये नहीं है कि आपका प्रोफेशन है, आपके फादर कुछ हैं तो आप ऐसे ही बन के चले जाओ। खुद से इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में या पापा पॉलिटिशियन है इसीलिए इसमें सोचा आगे आना है? देखो, जब हमने लोगों को घर आते हुए देखा कि हमारे को घर में जिन विद्यापकों ने हमें पढ़ाया उनको हमने देखा प्रदर्शन पे हैं। जो डेली वेजर जिन्होंने जम्मू कश्मीर की नींव रखी, जब देखा वो प्रदर्शन पे हैं। पुलिस महकमा, जब हमने देखा सारे ही हमारे लोकल बंदे प्रदर्शन पे, तो उनके हक के लिए हम लोग आगे गए। और उनकी जब हमने देखा तो उसकी आवाज उठाते उठाते लोग हमें आके अभी भी फोन करते हैं, सर ये मसला है, वो मसला है। जब उसको रेस करते हैं तो वो धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाता है हम लोग। थोड़ी सी ग्लैमरस फील्ड है वैसे फयाज साहब, पॉलिटिक्स है ना, बट ऑब्वियस है जैसे मीडिया है तो इसलिए मतलब ग्लैमर है ना, पावर है तभी लोग आते हैं। अच्छा फयाज साहब, एक चीज आपसे बात करते हैं। युवा सबसे पहले मैं ले लेता हूँ। फयाज साहब ने कहाँ रखा पेन फयाज साहब, आज युवा चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब 54-55 से यंग चीफ मिनिस्टर। और डिपेंड करता है आप, है ना, एज इज ए नंबर। आप एज की आप बात तो है, युवा एज की बात तो फयाज साहब से करेंगे नहीं बिल्कुल भी। आपसे छोटे हैं उमर साहब, वैसे उमर साहब छोटे हैं आपसे? बिल्कुल। अच्छा, मैं आप फिर पूछना चाहते हो आप कि भी तो एज- युवा हैं। चलो आप हाँ, उमर चलिए, उम्र की उम्र का बात नहीं करेंगे, हम आगे रहते हैं। तो हम बात ये करते हैं कि यंग चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर भी ऑलमोस्ट यंग है, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी, सतीश शर्मा भी यंग ही है अभी। एक आज पॉलिटिक्स यूथ गेम हो गई है, बड़े सारे युवा जो है वो पॉलिटिक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटीज से आगे आ रहे हैं। ये है यूथ में एक रुझान अब है, ये पहले भी था। अगर आप देखेंगे हम कितने लोगों का नाम लेंगे, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में देखेंगे लोग, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कोई फ़र्क है। लेकिन अब इसमें यह है कि जो ये आज के यूथ से ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं कई वजूहत से, जिसमें एक सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट है। पहले इतनी आज़ादी उनको नहीं लगती थी। अब कुछ साल के बाद, जब से मिसाल के तौर पर जब से RTI आया, ये एक्ट आया, और उसके बाद हर एक आदमी MLA MP बन गया, क्योंकि आप सवाल भेज देते हैं सरकार को। पहले तो असेंबली में, पार्लियामेंट में देते थे, वहाँ से जवाब आता था। अब आप यहाँ से सवाल लिखो और उधर से जवाब आएगा। मतलब आप भी अपने आप को समझते हैं कि मैं भी एक पार्लियामेंट मेंबर या एक MLA है। इसी तरह से और भी कई यहाँ पे कानून आए हैं जिनके तहत अब इसका जो फ़र्क था एक आम शहरी का और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, वो सिकुड़ चुका है।
एक ज़माना था यहाँ पे सिर्फ दूरदर्शन और रेडियो होता था और इन पे नशरियात पे पाबंदी इनकी जो इनको कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट एजेंसी। आज की तारीख में आप देख रहे हैं हज़ारों सैकड़ों चैनल इंडिया में जिन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं, यूट्यूब पे किसी का कंट्रोल नहीं, खुला। अब इसमें क्या है कि लोग एक्सप्रेस अपने आप को करने लगे हैं बहुत ज़्यादा, और मामूली जगह पे भी किसी जगह पे जब कोई वाक़या हो जाते हैं 10-20 लोग वहाँ पे जमा हो जाते हैं और वहाँ पे वो प्रदर्शन करने लगते हैं, जो जैसे कि एक बात रजत से करूंगा फिर आगे बढ़ते हैं। रजत से मैं पूछता नहीं, हूं। रजत से मैंने एक चीज पूछनी है हाँ। क्योंकि रजत भी और जैल भी दोनों यंग हैं बिल्कुल अभी। रजत, पॉलिटिक्स में जब आने का सोचा तो सिर्फ यही होता है कि यार जिस पॉलिटिकल पार्टी में कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए उसके लिए आना है, या आज का युवा ये सोचता है कि मेरा अपना आइडियोलॉजी क्या है, मुझे किस लक्ष्य को लेकर पॉलिटिक्स में आना है, फिर पार्टी डिसाइड की जाती है? ये बताइए। क्योंकि जम्मू में रहकर पीडीपी में आना, ये अभी तक बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा अलग समझते हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, इसमें दो कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। एक इंसान का पर्सनल रीजन होता है कुछ पॉलिटिक्स में, वो आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, वो उसकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिक्स में खींचा गया है या किसी उसके साथ कुछ मतलब उसके माइंड सेटअप कुछ ऐसा बना कि उसको आना चाहिए फॉर अ चेंज। तो मुझे लगता है जब मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आया तो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, वो उन दिनों जम्मू कश्मीर के आई थिंक सबसे यंगेस्ट सरपंच जो बने लेट 2000 जब लास्ट इस पंचायत इलेक्शन से लास्ट वाली जो पंचायत इलेक्शन थी, तो उनके फादर साहब थे, तो वो राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट थे। तो हम उनको देखते थे तो हमें लगता था कि यार इनके पास जब लोग आते हैं घरों में, कोई काम के सिलसिले में आया या कोई डिमांड लेके आया या किसी को कोई दुख तकलीफ है, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है चाहे वो पुलिस को लेके है, तो उस वक्त मेरी उम्र छोटी थी, तो मैं देखता था उनको कि वो जो उनके कंसर्न, चाहे वो तहसीलदार को फ़ोन करते थे या इलाके के किसी एसएचओ को फ़ोन करते थे कि हमारे लोगों की ये तकलीफ है, उसको सुनी जाए। तो सुनी जाए वो बाद में होता था कि उनकी जो ग्रीवेंस है उसको रिड्रेसल होता है कि नहीं होता, बट एक चीज़ को देख के सेटिस्फेक्शन ये होती थी कि लोग इनके पास उम्मीदें लेके आते हैं, और जब उनको लगता होगा कि हमारी उम्मीद का जो है एक सोई समाधान निकला है, तो वो उनको बड़ी एक ना रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से उनको दुआएं देते थे। तो कहीं ना कहीं दिल में था कि एक ऐसा प्रोफेशन है या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स को लेके जिसमें आप लोगों के साथ ग्राउंड वर्क पे कनेक्टेड हो सकते हो। आप किसी रजत, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अभी आता हूँ वापस आपके ऊपर कि आपका जो परिवार था वो आरसपुरा से है जी, है ना? तो आपका जो बेसिकली काम था वो एग्रीकल्चर था, खेतीबाड़ी करते थे पूरा परिवार, पहले दुकान भी थी, लेकिन आप पूरे परिवार में कोई और पॉलिटिक्स में है या आप अकेले पॉलिटिक्स में आए? देखिए, मेरे परिवार में अभी तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। अब मेरा छोटा ब्रदर है वो आउट ऑफ इंडिया सेटल है, इन दिनों वेकेशंस पे इंडिया पे है। मेरे जो दादाजी थे वो 47 के रिफ्यूजी हैं। वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत करके एक ज़मीन यहाँ पे ली, उस पर खेती बाड़ी का काम किया, उनके बच्चों को उनको पढ़ाया। वो 90s 60s की 70s की 80s की जनरेशन थी, बट जब हमारा जन्म जो जम्मू में ही हुआ, तो आज की जो पॉलिटिक्स, अब आज की बात करें, आज का यूथ जो है वो क्या सोचकर पॉलिटिक्स में आ रहा है? मैक्सिमम तो लोग आ ही नहीं रहे। देखिए, किसी ना किसी को रिड्रेसल करने के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। हमारे काफ़ी सारे युवा हैं, चाहे पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें, तो सबका कोई ना कोई ज़िंदगी में लक्ष्य होता है कि मैं पढ़ लिख के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाऊंगा, मैं पढ़ लिख के किसी अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा। बट लकली कहीं लगते हैं, कहीं नहीं लगते, और कहीं ना कहीं जो आके उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम वो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को करना पड़ता है। भारत में अभी भी हम देखा जाए तो जो एजुकेशन रेट है, जो सक्सेस रेट है एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट लेने का, वो बड़ा कम है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को तो आवाज़ बननी ही है। अब मुझे 10 साल हो गए हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए, तो अभी आके पार्टी ने अब मैं बात करूँगा ज्योति जी से। ज्योति जी, आप भी सवाल कर सकते हैं, आप सवाल भी कर सकते हैं, हमारे सवालों का जवाब भी देंगे। आप खुद इसमें दीजिए। मैं अब हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर, एनसी, बीजेपी, है ना? आप मुझे बताओ कि आपको इतने सालों से पत्रकारिता में है, जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए पॉलिटिक्स में क्या वो दरवाजे खुल पाए हैं जो यूपी बिहार में है? सर, ये बड़ा अहम मुद्दा है। मैं पिछले कुछ दिनों पहले मेरा खुद मन में यही प्रश्न था कि आजकल का युवा और पढ़ा लिखा युवा पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है। इसकी कई वजहें हैं। आप कोई भी फील्ड में जाते हैं, जब एक युवा होता है ना, तो वो बचपन में उसको, मैं थोड़ा सा टोकूंगा, जितने भी युवा हैं ना वो पढ़े लिखे हैं। हाँ, इस समय जितने हैं,
है कम है। मेरा क्वेश्चन है मतलब जिस तरह यूपी बिहार में है ना, सब कोई अगर घर से दो तो तीन तीन लोग हैं, मैं जम्मू कह में रहा बड़े हूं, कम मिलेंगे। एक रोजगार कम है, समझ के, मगर जितने एक हैं वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशन ये मुझे समझ के इसमें क्यों नहीं आते हैं? हाँ ये चीज है, बड़ा इस चीज अहम को मुद्दा सोचना। है हमारी सियासत में, पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं हैं और युवा क्यों नहीं इतने हैं। देखो, एक तो इस फील्ड में सक्सेस रेशियो बहुत कम है। जो मुखिया बनता है उसी को सक्सेस मिलती है, उसी के निजाम चलते हैं। और जो कार्यकर्ता हैं, कहते हैं ना, एक वकील बनना है ना तो आपको 5-6 साल घर से खानी पड़ेगी तो आप वकील बनोगे। पत्रकार बनता है तो उसको भी पहले यार, अपनी आप छवि तो बनानी politician भी पड़ती बन है रही हो और वकील भी, दोनों में कि बड़ा स्ट्रगल है। उसी तरह आप एक आईएएस बनते हो या कोई भी हाँ। एग्जाम होते हैं, एक कोर्स किया जी, जाता जी, है। जी। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के लिए ना लोगों के पास सिर्फ 2 मुद्दे हैं, लोगों के काम करना और उनमें लोगों अपने के आप काम को। करना तो ठीक है, सर, एक पहले आप ये देखो, हाँ। लोगों के काम क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि प्रशासन करता ही नहीं है। जब वो लोगों प्रशासन के, से सुनिए पहले politician मुझे करवाएगा। मौका दीजिए। हाँ। जब वो प्रशासन नहीं मौका जब आपने काम- खुद लेना, आपने देना नहीं है। आप बात का, किस कर रहे हैं? काम किस पक्ष से आप बोल रहे मैं हैं? पक्ष एक युवा की कर रहा हूँ। एक जो आज हमारे सोसाइटी में मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है कि इसको प्रोजेक्ट क्यों नहीं समझा जाता। इसमें जो आता है वो कहता है यार मैं काम करने न। चापलूसी सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें। आप चापलूस हो तो ग्रो करोगे या बहुत ज्यादा जुझारू काम करोगे, लेकिन ये कोई नहीं सोचता निजाम को बदलना कैसे है। काम ही करना है, काम ही करना है। पहले फैयाज साहब जो लोग आप पॉलिटिक्स इसको- में आते थे आज से 2 या 3 डिकेड पहले, वो क्या सोच के आते थे? इसमें कोई फर्क नहीं है, जो आ जाते हैं तब भी जो लोग आते थे, पब्लिक सर्विस बुनियादी तौर पे होता है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि ये एक बड़ा लुक्रेटिव फील्ड है, इसमें आपको फेम मिलेगा, आपके काम बनेंगे, आपका ट्रेड चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे जो बिजनेसमैन होते हैं और पॉलिटिक्स में इसलिए आते हैं ताकि मेरा बिजनेस को प्रोटेक्शन मिले। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग या तो पॉलिटिक्स में आते हैं या अखबार निकालते थे, अभी तो वो सिलसिला किसी हद तक बंद हो चुका है, टेलीविजन चैनल खोलते हैं। हमने तो काम ही किया, अखबारों में निकाली कभी नहीं ऐसा। बुनियादी एक जो उनका होता है ना, एक नजरिया, वो ये होता है कि मेरा जो बिजनेस है वो अफयाज साहब भी join करेंगे। प्रोटेक्ट हो जाए, ये होता है। लेकिन ये सब के सब ऐसे नहीं है। यहाँ इसमें मान लो कि 10% 20% लोग ऐसे होंगे, लेकिन 80% लोग इसलिए आते हैं कि हम लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी ग्रीवेंसेस आगे पहुंचाएंगे, जिस पे सदभाव हो, जो हमारा भी होता है वही। हम तो काम करते हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि हमें एक तनख्वाह मिलेगी, हम इसलिए करते हैं, एक इस प्रोफेशन को चुनते हैं जिसमें हम लोग हैं न्यूज़ जर्नलिस्ट, मीडिया, इसलिए कि लोगों के मसाइल हल हो जाएं। ब्रेड हमारे एंड पास- बटर फयाज साहब, अर्न एक करना तो प्रश्न सब मैं कुछ पूछता हूँ चाहिए, फयाज मगर साहब से। आगे क्या करना है, ज्यादातर ये जो भी बहुत बड़ी बात है। पॉलिटिशियंस बनते हैं वो पत्रकारिता के बाद राजनीति में जाते हैं, या वकील लोग राजनीति में जाते हैं, या वो लोग जाते हैं जिनके पास अपार धन होता है। उनको लगता है कि अब मैं अपने बिजनेस के सेवियर के लिए मैं राजनीति में जाऊं। क्या आपका भी ऐसा कोई इरादा है? क्योंकि नाम तो आपने बहुत बना लिया, आप क्या अगला स्टेप राजनीति में आने का है? पहले तो मेरी कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, न मेरी कोई ऐसी संपत्ति है जिसको मुझे बचाने के लिए बचाना है। किसी चीज की तो उल्टा संपत्ति को लगाना ही है, पर जरूरत है। जितनी है वो हमें तो लगानी है। मतलब हमारा कप ऑफ टी मीडिया ही है। हमें, मेरे जाती तौर से मुझे सियासत में जाने का कोई शौक नहीं, हालांकि मुझे भी दूसरे ऑफर आए, ऑफर आए वैसे प्यार मैं से। कहता हूं ऐसे मौके मिले हैं हाँ। कई बार, सरकार की तरफ से भी कई जगह, या पॉलिटिक्स में कई जगह, लेकिन मैंने वो मुस्तरद कर दी सब, क्योंकि मैंने शुरू से ही ये प्रोफेशन इसलिए इख्तियार किया है कि हम आज़ादी के साथ, अपनी पूरी आज़ादी के साथ अपनी बात बताएंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें नुकसान भी भुगतना पड़ता है। आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में जहाँ पे हम लोग रहते हैं कि आप दो मतलब तरह के, वो कहीं चार जर्नलिस्ट में 2 यंग लड़के फंस ना जाए, इनसे भी पूछना है। वो कह रहे हैं कि ये खुद में ही बात कर जा रहे हैं। रजत से एक सवाल लेता हूँ। फिर- आज जो सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, कांग्रेस का सपोर्ट है, 2-4 और विधायक हैं, बीजेपी विपक्ष में है, पीडीपी विपक्ष में है। युवाओं को लेकर इस सरकार के प्रति आपकी क्या राय है? देखिए, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो अब डिबेट जो है पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लेके जाओ जितना जा यहाँ सकते, पे कोई हमारे दिक्कत कांग्रेस नहीं, के ओपन। भाई, छोटा भाई है हमारा ये, तो ये कांग्रेस की तरफ से स्टैंड क्लियर करे कि कांग्रेस जो है वो क्या सरकार का हिस्सा है कि नहीं है। क्या कांग्रेस जो है वो सरकार का हिस्सा है कि नहीं है? पूछो भाई। है नहीं वो तो है ही है ना। देखिए, उमर साहब ने बेशक अलग बयान दिया था, लेकिन फारूक साहब ने ये बयान करके क्लियर किया कि जो इंडिया अलायंस था
वो सिर्फ दिल्ली के चुनाव के लिए नहीं था, लेकिन अपनी जो मजहबी जो ताकतें हैं उनको मजबूत करने करा के साहब लिए। क्या बोलते हैं? आप अपनी पार्टी के प्रधान का जो बताओ, फारूक साहब और उमर साहब ने तो बोल दिया। हाँ करा जी। साहब क्या कहते हैं? आप हिस्सा हो सरकार का? नहीं। बिल्कुल, करा साहब अगर ये का बिल्कुल stand सरकार का हिस्सा है देखो, तो मैं सर मकान का पूरा हिस्सेदार नहीं हो सकते, किराएदार ही चलो, हो, चलो, पर है बात है 1 मिनट उसी की, ये मकान में। सरकार- उनकी भी एक सुनो तो अच्छा 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 चलो हो चुके हैं पहले चलो ही। चलो ये बात साफ हो चुकी है पहले ही। हमने भी इनसे पूछा है, करा साहब से भी। हाँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम हिस्सा है। हिस्सा है सरकार का। अब हमने ये भी पूछा है अभी 2-4 दिन पहले उनसे कि फिर आपकी मिनिस्ट्री क्यों नहीं है? क्यों नहीं लेते? उसने कहा कि यहाँ पे टोटल मिनिस्ट्री कम है। 8 मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर। इसमें उन्होंने कहा कि हमें कुछ इसमें से खास मिलने वाला नहीं था, लेकिन जिस वक्त स्टेटहुड यहाँ पे मिलेगा उस वक्त कांग्रेस मतलब मुझे लगा उनकी बातों आपको से हिस्सा मिलेगा। कि वो अपना वो मिलेगा। अब रजत का टेक लेते हैं, मांगेगा। क्या है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को जब अलायंस हुआ, जब राहुल गांधी साहब फारूक साहब के घर पे गए, तो कहीं ना कहीं जब सीट्स की बंटवारे की बात आई, तो जहां जहां अलायंस इनका होना था वहां वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनके अपने ट्राइबल कैंडिडेट्स पे कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े किए, चाहे वो जेकेपीसीसी के फॉर्मर प्रेसिडेंट विकास सुलवानी की खुद की सीट हो, चाहे- फ्रेंडली कॉन्टेस्ट Friendly match था। जब फ्रेंडली मैच था तो आपको अपना अपोनेंट खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। तो दूसरी बात ये है कि जब अलायंस हुआ तो अलायंस का मतलब ये है कि आप एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट भी करते हो, आप एक दूसरे के मैनिफेस्टो के साथ एग्री भी करते हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था उसमें रिस्टोरेशन ऑफ 370 की बात थी, तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है तो हिंदुस्तान में इनको नुकसान है, बीजेपी इनको जीने नहीं देगी। पर अजय एक और वो भी बात है, बात है। जी, जी, अगर जी, आपकी जी, भी जी, 7-8 जी, सीटें जी, आ गई होती, हिस्सा तो आपका भी होना था देखिए, सरकार हाँ, में। बिल्कुल, तो बीजेपी के साथ होता जाए, आपकी सीटें कम आई, इसलिए बात आपकी ऐसे हिस्सेदारी नहीं, पड़ी नहीं। बात ऐसे है कि आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, जब मेंबर पार्लियामेंट्स की इलेक्शंस हुई तो जब थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको तकलीफ होगी, 28 से 3 पे आ गए हो आप। कोई इशू नहीं है। नहीं, पहले सत्ता में भी रहे हो भाजपा के हाँ, साथ। यही तभी भाजपा क्या- थी जिसके पास कभी 2 मेंबर पार्लियामेंट होते थे, आज ये देश में राज कर रहे हैं, तो अपना गुंडा राज चला रहे हैं, सॉरी। अच्छा अच्छा तो कांग्रेस को इस चीज का नुकसान है अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है इन अलायंस। तो बड़े ओथ वाले दिन बड़े सफाई से जीए मीर साहब का बयान आता है कि हम जब तक स्टेटहुड की रेस्टोरेशन नहीं होती तब तक मंत्री नहीं तब तक बने। हम मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। हाँ। तो वो तो जो मुझे लगता है कि सियासत गलियारे के जो मोजिज हस्ती है वो इस चीज को समझते हैं कि उस बयान को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। वो तो अंडरस्टूड था कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाते हैं तो ये 370 की इन फ्यूचर बात करेगी तो हमें हिंदुस्तान में पूरा नुकसान है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये असमंजस है, क्योंकि फयाज साहब ने भी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू किया तो उसमें भी जो बात है, कान इधर से पकड़ा या इधर से पकड़ा, घुमा के ही पकड़ा, बात उसमें कोई क्लियर नहीं थी। नहीं, क्या बीजेपी का दूसरा गुंडाराज है? दूसरा सर देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि गुंडा राज है, लेकिन अपोजिशन का दायित्व बनता है उसको ऐसे ही प्रेजेंट हाँ, करते हैं। बिल्कुल, जब बिल्कुल। कांग्रेस हुकूमत में होती है मैं भी तो जवाब बीजेपी उसको यही बोलता है। ओपन माइक है, Open mic, हाँ। एक चीज आपको देखनी जरूरी है हाँ। कि इसमें जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स है, इसमें बीजेपी ने अपने आप को खुद अनटचेबल बना दिया है, पर्टिकुलरली कश्मीर में और जम्मू के मुस्लिम डोमिनेटेड नहीं, मगर कहाँ बनाया है ऐसा? मैं आपको अपने अपने अच्छा, हाँ, बताइए बात ही सर, बतानी बता- अच्छा, जब कर रहे हैं। अब बताइए बताइए। इस तरह से कि आप देखो कि इसमें कांग्रेस और सीपीआई को, सीपीआई एम की एक ही सीट एक ही रहती है, सीट है। आज भी वही है कुलगाम। मोहम्मद यूसुफ तारिक ने कुलगाम। एक बार 2002 में 2 सीटें उन्होंने ली थी, कभी उन्होंने 2 से ज्यादा सीट्स नहीं ली हैं। कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जो बीजेपी के साथ सरकार शायद नहीं बना पाएगी। बिल्कुल। बाकी सारे के सारे सभी हाँ, आपस में मिले चले। बीजेपी नहीं, मैं बीजेपी के साथ सारे साथ ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी की सरकार मरकज, हालांकि जम्मू कश्मीर में नहीं नहीं, बनी, बात दिल्ली में लेकिन मरकज में बनी। PDP, पीडीपी और BJP बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी और इनके दौर में क्या क्या हुआ वो मैं नहीं बताना चाहूंगा इस वक्त। ठीक है। क्या- हालांकि बाद में कोई- बताएंगे कोई उसको। इलेक्शन नहीं आने बाद वाला में है, बात करेंगे। मसाले भी नहीं। और इसके बाद जो कांग्रेस है, कांग्रेस और पीडीपी ये और ये जो है कांग्रेस LC वो भी रहेगी। पीडीपी और बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, इन सब लोगों ने और बाकी भी जो 1-2 पार्टीज है जो आजकल बीजेपी के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं और मिस्टर मोदी के नाम पे बड़े बड़े नए एडजेक्टिव्स ला रहे हैं, ये सब इनकी कैबिनेट में शामिल रहे हैं। और इस पॉलिटिक्स को अब ये आप क्या कह रहे थे? बदलने के लिए खुद youth को आप politics कुछ कहना चाह रहे थे? मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लेना चाहूंगा। कितना बोलते टाइम हैं। बताओ? हाँ जी, कितना टाइम? टाइम का क्या है? अभी थोड़ा 19 सा। साल उम्र है, जी, बहुत ऐसे भी टाइम 6 साल है। देखिए, पहली बात ये सवाल उठाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने मंत्री पद नहीं लिया। उसका सबसे बड़ा कारण एक था कि यूनियन टेरिटरी जिस स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया हो, उसमें हम लोग शपथ लेने को इंसल्ट समझेंगे। हाँ, अगर ज्यादा उन्होंने जो लिया मतलब नहीं, उनका देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एक एजेंडा होता है। नहीं, हमारी पार्टी का एक अपना अलग स्टैंड है। अब क्योंकि जिनकी 42 सीट्स आई हैं,
अगर वो लेंगे ही नहीं तो सरकार वैसे चलेगी ही नहीं। वो हमने अपनी पार्ट से बात की, क्योंकि हमारा माइनर सीट्स आई हैं। आपके 15-20 जीते होते फिर भी नहीं लेते शपथ। पहले बीजेपी ने क्या कहा था कि हम जैसे सरकार आपकी बनेगी वो बंदा मेरे पास सीएम आए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, मैं उसके बाद उनको आपका स्टेटहुड ग्रांट कर दूंगा। और 4 मंथ्स हो चुके हैं अभी तक जबकि स्टेटहुड नहीं दिया गया। पहले मोदी साहब अपना वादा पूरा करें रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर में बहाल करने का। एक मुख्य कारण यही था कि जो 6, ये भी बात है कि मिनिस्ट्री कम है, 8 मिनिस्ट्री है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था हम यूनियन टेरिटरी में शपथ नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि हम आपको स्टेट कांग्रेस की ये कसम है कि हम नहीं, झूठ कैसे पॉलिटिक्स यूटी में नहीं बदलाव ला लेंगे। सकता है? तो मुझे बताओ मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, वो नहीं लो आप शपथ। देखिए, आपने- उनको तो अब मैं हम बात ये है कि युवा अगर ये सोचता है कि हम मुझे लगता है युवा की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए कि हमें इस स्टेट को पहले आगे कैसे लेके जाना है। देखिए, इसके ऊपर क्या आप एक बात करो, हम भी तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। हाँ। आपने जो कोर्ट के अंदर बात बोली होती है, जो चीज सब्जुडाइज, अब तो मामला कोर्ट में भी है। आप मेरी बात सुनिए ना, जो मैटर सब्जुडाइज होता है, जो कोर्ट के अंदर बयान दिया गया होता है, अगर आप उसको नहीं निकालते हो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। जब बीजेपी ने खुद कहा कि हम आपका स्टेटहुड वापस दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेटहुड आप इनको ग्रांट करो, उन्होंने डेडलाइन नहीं फरवरी को अगली डेट है। हाँ, उन्होंने जब खुद कहा पहले उनको रियासत का दर्जा बहाल करना चाहिए। अब मैं पीडीपी पे भी आना चाहूंगा, वो तो पक्का क्योंकि एक फ्रेंडली, क्योंकि Friendly batch है। मैं कभी बात किसी पे रखता नहीं, लेकिन जब जवाब आते हैं तो मैं आगे 2002 से 5 तक तो सरकार चलाई है आखिर। मैं ये चीज 8 तक चलाई है ना पीटी। हाँ, हाँ, 8 तक रहे। पीटी कांग्रेस रही है साथ। 2 से 8 तो हाँ। मैं आपसे ये चीज बाबूजी पूछना, आप भी शनि बाबा है। पीडीपी पे सपोर्ट करते हो? हाँ, जय बाबा जी। चलो माफ करो। हाँ जी, देखिए मैं ये चीज कहना चाहूंगा, हाँ। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जब हमारा जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी से गठबंधन किया गया, वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वो पीडीपी की सरकार थी जिन्होंने गठबंधन करके बीजेपी को पहली बार जे&के में लाया। और 370 तोड़ने का सबसे बड़ा जो मैं मुख्य कारण मानता हूँ वो पीडीपी को मानता हूँ, और इसीलिए मानता हूँ क्योंकि इन्होंने कॉन्फिडेंस बीजेपी को दिया जे&के में सरकार चलाई कैसे जाती है। उनका कभी जे&के में पांव ही नहीं था, और जब इन्होंने सरकार कर ली 3 साल, आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, 2014 में 3,960 के करीबन ऐसी FIR थी जो आतंकवादी के आरोप लगाए गए थे, पत्थरबाजी के लगाए गए थे जिन कश्मीर के लोगों पे। वो एनसी की सरकार पीडीपी की सरकार बनने के बाद उनके ऊपर वो FIR हटाई गई जिन्होंने पत्थरबाजी की थी। 2018 जून की मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जून एक आध मंथ आगे पीछे हो सकता है, उस वक्त पे 12,000 पत्थरबाजों को बाहर रिहा किया गया था पीडीपी की सरकार के अंदर, जिसमें चलो उस पे हम लंबी बात आज का युवा अपनी अपनी पार्टी को लेकर पक्का ही बन पक्का है। देगा, चाहे जनता को लेकर। जूत क्या बदलाव ला सकता है? देखिए, पहले है ना, जूत क्या बदलाव ला सकता है आज की पॉलिटिक्स में? पहले मैं कांग्रेस के हमारे साथी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जो एंट्री है वो जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने करवाई। तो मुझे लगता है कि वो एक टैक्टिकल अलायंस था नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। 25 सीटें जम्मू एक साइडेड वोट जो है वो बीजेपी को गया था, और कश्मीर से एक साइडेड वोट जो है मेजोरिटी जो पीडीपी को मिली थी। तो उस अलायंस को एक विजनरी अलायंस देखते हुए मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने एजेंडा ऑफ अलायंस पे बात की, 3 महीने लगे उसको बनाने में। तो इस चीज को कंडेम करना, इस चीज के बारे में बोलना कि बीजेपी की एंट्री स्टेट में करवाई, तो मुझे लगता है कि उस अलायंस का जो एक फैसला था, ये वही लोग उस चीज की मुखालफत करेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर की एक तौर अखंडता के खिलाफ है। नहीं, वो हम बात पर दोनों डिस्कस कर रहे हैं। आज का सवाल में है पवन जी, कि आज का मुद्दा जूथ- ये था कि एक मेरा युवा- आखिरी सवाल, आज का जूथ जम्मू राजनीति कश्मीर में की टर्न पॉलिटिक्स में किस तरह का बदलाव लाने की तैयारी में है, क्या इच्छा रखता है? देखिए, अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए, तो उसमें हमें एक बड़े फेसेस हैं जो असेंबली में देखने को मिल रहे हैं, जो यूथ हैं, चाहे वो पीडीपी से वहीदुर रहमान पारा साहब हैं, जिन्होंने फर्स्ट डे असेंबली में रेस्टोरेंट ऑफ 370 का जो प्रपोजल है वो असेंबली में सबके सामने लाया। बीजेपी से उस पे नहीं लिखा हुआ है। सर आप पढ़े, मैंने पढ़ा आप ट्वीट से बाहर निकले ना, आप पढ़े। स्टेट से बाहर मेरे पास- लेट मी कंप्लीट। उसमें अब वहीदुर रहमान पारा है, वो एक यूथ फेस है जम्मू कश्मीर के असेंबली में। भारतीय जनता पार्टी से हमारी बहन शगुन परियार जी हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे भाई महराज मलिक साहब हैं, सुनील जी हैं जो बसोली साइड से हैं, डॉक्टर रमेश्वर सिंह है जो बिलावर बनी से हैं। ये सारे युवा चेहरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपनी प्रपोजल्स को लेके, अपनी असेंबली को लेके, जो उनके मैनिफेस्टोस उनको लेके लोगों के बीच में आ रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है असेंबली बने 3 महीने हुए, तो देखते हैं यूथ्स का एक बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें रहेगा। और मुझे लगता है जब अगली बार जब चुनाव होंगे तो मेरे भाई भी ये असेंबली में आएंगे, बाकी देखेंगे यूथ्स का इसके ऊपर नए आइडियोलॉजीज के साथ, नए आइडियाज के साथ क्या नई चेंज लेके आ सकते हैं। जूथ के ऊपर आप क्या कह रहे थे? आप पूछिए।
दीपक देखिए, मैं मुद्दा यही था कि युवा का रोल आज की सोसाइटी में, राजनीति में क्या है। और मैं अब आपसे ना मैं प्रश्न पूछूंगा बिल्कुल, कि क्या क्या बीच में गुण होने चाहिए हम उधर एक जाते हैं। युवा राजनीतिज्ञ को। देखिए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल तौर पे कि जो आपकी राहुल जान जाओ। है वो जानी तो जानी ही है। आज नहीं जाओगे 40 साल बाद 20, लेकिन आपको अपने जो जान है वो आपको छोड़नी ही छोड़नी है। मृत्यु लोग हम इसको कहते हैं। तो बिना डरे हुए काम करना चाहिए, सरकार के खिलाफ बोलना है। और मैं ऐसा मानता हूँ कल को इन फ्यूचर अगर मैं भी या मेरी फैमिली से भी कोई एमएलए बने, मैं ऐसा मानता हूँ एमएलए को ऐसा जनता का नौकर देखा जाना चाहिए, जनता का सेवक देखा जाना चाहिए। हम कुछ लोग देखते हैं जो जाते हैं उनको ओवर पावर कर लेते हैं, आइडलाइज कर लेते हैं। हाँ, किसी ने काम किए हैं तो आइडल मानने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक एमएलए को आप ही जितवा के भेजते, वो खुद नहीं जाके जीत के जाता। तो उस चीज को जहन में रखना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। अब मैं, जैसे आपने युवाओं की बात की, अगर बीजेपी ने कुछ युवाओं के गलत किया है तो मैं उस पर भी बोलना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, गलत किसने किया वो बात है, हाँ जी। मैं चाहता हूँ उनमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटीज होना चाहिए कि प्रोटेस्ट करना। जैसे जेके एएस का जो 37 ईयर की एज थी, आवाज उठाना, मुझे लगता है, protest 32 करना, ईयर पे हो गई। जैसे वैष्णो देवी में आप चले जाओ, जो इनके गंडोला लगाया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज लगाई जानी चाहिए। सांबा में जब सरोवर टोल से पैसा वसूला जा रहा था, उसके खिलाफ आवाज एक चीज मैं उठानी चाहिए। पूछना चाहता हूँ, आपने बोला आपने मुद्दे गिना रहे हो, हाँ। मैं चाहता हूँ ओवरऑल मैं overall- परसेप्शंस जो हैं वो क्या होनी मैं चाहिए। ओवरऑल यही कह रहा हूँ, मुद्दा चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे जिस मर्जी की आवाज भी आए, उठानी चाहिए। सरकार चाहे जिस मर्जी की आई, एक बंदे को पार्टी का लीडर नहीं बनना चाहिए, उसको जनता का लीडर बनना चाहिए। फयाज साहब, 2 दिन पहले मैंने आपसे भी पूछा था कि मुझे थोड़ा ये इस पे मैंने एक फीचर करना चाहता हूँ, मुझे थोड़े गुण बताओ। अब मौका है, लकीली बात इसी मुद्दे पे हो रही है। किस चीज अब के बताएं गुण? कि युवा में अच्छा, क्या गुण होने चाहिए एक राजनीति में आने के लिए। सबसे पहली बात ये कि ये नहीं होना चाहिए कि ये एक प्रोफेशन है, इसमें मुझे पैसा मिलेगा और फिर मैं राज करूंगा लोगों को। ये लगना, सबसे पहली बात ये है कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा, आई विल बी ए पब्लिक सर्वेंट। तो ये जज्बा रहना चाहिए कि मैं मसाइल हल करूंगा लोगों की, ये पहली बात है। आगे आगे आप देखते हैं, आपने देखा है कितने लोग आए हैं युवा। अभी आप देख रहे हैं, अगर बीजेपी के कुछ लीडर्स आप देखेंगे, कांग्रेस के कई लीडर्स देखेंगे, इंक्लूडिंग उन्होंने बता दिया वहीद रहमान पर, जो हमारे सामने बड़े हो गए, अब आगे अब नेता बन गए, एमएलए भी है, एमएलए भी बन एमएलए भी गए, है। नेता बन तो गए। इस तरह से मतलब कई नेता तो लोग एक हैं आदमी जो बनता है ना। कम उम्र में सियासत में आ गए और उन्होंने एक मकाम भी अपने लिए बनाया और अपनी पार्टीज के लिए भी बनाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मंशा सिर्फ ये होता है कि हम लोगों पे रोब झाड़ें, और एरोगेंस भी आई है कई मतलब खासतौर ये से नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी कई लोग हैं जिनके मतलब मेरा बाप दादा ये रहा है और उसके बाद अब मैं हूँ, अब सारे लोगों को सिर्फ मेरी सुननी है। आज एक चीज के साथ, कल दूसरी चीज के साथ, कल तीसरी पार्टी के साथ, चौथे दिन एक और पार्टी के साथ, फिर सब लोगों की क्रिटिसाइज। ये इनको लग रहा है कि ये इंटाइटलमेंट सिर्फ हमारे एक पास है, बात ना लोगों फिर को मैं हमें सुनना सबसे है। ही करना मुझे लग चाहूंगा, रहा है ये सबसे- एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट गलत बात है, ये मैं सबसे करना चाहूंगा। ज्योति जी, शायद आप भी एग्री होंगे, सब अपने अपने तरीके से। करप्शन का जो लेवल है पॉलिटिक्स में, उसे कैसे देखते हो? सभी ये तो बढ़ रहा है ना। ये जो करप्शन की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो एक वर्ल्ड फिनोमिनन है। इसके खिलाफ कोई पॉलिटिशियन आवाज नहीं उठाता। ये बहुत सारे पॉलिटिशियन आवाज उठाते हैं, आवाज अच्छा, उठाते हैं, लेकिन जब वो सिर्फ रूलिंग में आवाज। होते हैं तब उठाते हैं। उठाते हैं, मतलब आप देख रहे हैं ना, अपोजिशन में कई ऐसे अपोजिशन के मकाम खिलाफ आ जाते हैं जहां पे फिर इन लोगों करनी को पड़ती है। करना पड़ता है। वहां पे ये लोग खामोश खामोश फिर खामोश। जैसे जो कि मेरा प्रश्न जैसे था ना कि वो कुछ- इनसे रह गया था, अब मैं इनसे इनसे भी पूछो। पूछना इनसे भी चाहता हूँ, पूछिए, ठीक है। युवा राजनीतिज्ञ को कैसा होना चाहिए। देखिए, कोई भी यूथ है जो पॉलिटिक्स में है, जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 3 चीजें उसको जरूर फॉलो करनी चाहिए: डिसिप्लिन, डेडिकेशन और ऑनेस्टी। उसके बाद अगर चौथी अगर आपको कोई प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, वो रखनी पड़ेगी सेल्फलेस सर्विस। अगर कोई बोलेगा कि मेरे पास कोई बंदा मुद्दा लेके आया, वो पहले मेरी गाड़ी में तेल डालेगा तो फिर मैं उसकी बात करने किसी एडमिनिस्ट्रेशन अफसर के पास जाऊंगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो, अगर आप किसी को कोई फेवर देना चाहते हो, किसी के लिए किसी की आवाज़ बनना चाहते हो, तो ईमानदारी से बनो, ताकि कल को लोग 10 साल 15 साल 20 साल के बाद कहीं आपको याद करें कि फलाना बंदा था जी, उसने मेरा ये काम किया था पर उसने मेरे से कुछ नहीं लिया। मैं उसको दुआएं देता हूँ, उसके बच्चे भी जो है वो अच्छा रोटी खाएं, अच्छा जीवन व्यतीत करें। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हर एक यूथ के अपना एक पर्सनल विजन जरूर होना चाहिए
कि वो जैसे उन्होंने करप्शन की बात की, करप्शन से कैसे लड़ना, वो उसका एक सेल्फ नहीं कोई भी हो, विजन है। आपको लगता है आप उसको अगर किसी चीज में डेवलपमेंट करवानी है, उसमें अगर कुछ बचाना है या कुछ नया रीस्टाइलिंग करनी है, तो उसका अपना एक विजन होना चाहिए। विजन होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी पार्टी से वाबस्ता रखें, चाहे अभी आपने कहा कि पहले मेरे से गाड़ी में फ्यूल बनाने की हाँ, सोच जम्मू नहीं में- होनी जम्मू चाहिए, में- जम्मू लेकिन मैंने देखा है युवाओं के पास पैसा होता ही नहीं है। यहाँ ज्यादातर गाड़ी में बेरोजगार फ्यूल तो लोग ही चाहिए। आते हैं, चीज़ और add और होती है उसमें। उसका हल क्या है, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? देखिए सेल्फलेस सर्विस मैंने एक और चीज उसमें ऐड करी थी, जिसको लोगों की खिदमत नहीं, फिर करनी है नहीं ना, आओ, कौन सा पंडित ने बताया कि जिसको politics में लोगों आओ? को खिदमत करनी है, वो कोई ना कोई चारा तो चलाएगा ही। अलग गरीब आदमी का कोई चांस यहाँ भी नहीं है। गरीब फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। पवन जी, आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ हाँ। कि एक युवा राजनीतिक के गुण कैसे, मैं माफ करना, मैं दो लोगों की मिसाल दूंगा। एक बनी के विधायक डॉक्टर डॉक्टर रमेश्वर रमेश्वर। और दूसरा बिजनौर के विधायक डॉक्टर जी भगत। वो पॉलिटिक्स में अचानक आए, उन्होंने लोगों के काम किए थे, लोगों ने जितवा कर भेज दिया। एज ए यूथ अगर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो तो आपके पास सिर्फ 3 चीजें चाहिए: निष्ठा, ईमानदारी और जुझारूपन, खिदमत। पवन जी, मैं आपको, आपने 2 लोगों के नाम गिनाए हैं, दोनों ही डॉक्टर हैं। हाँ। उनके रोजगार उपलब्ध थे, पैसा था, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास है ही कुछ नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो आप देख लो, मदन लाल शर्मा का बेटा था, क्या पैसे से खेती बाड़ी कर रहा था, वो भी तो आया। मदन लाल ठीक है, शर्मा का MP के बेटा बेटे सर, थे। वो किसी ऐसे वैसे परिवार से नहीं था। ऐसे परिवार से नहीं था। आप उनको तमाम बड़े लीडरों की तरह नहीं देख सकते हो। मदन लाल का परिवार आज भी एक छोटे से विधायक से नीचे वाले परिवार में रहता था। हमने तो पर्सनली घर में जाके देखा हुआ है। उसने भी मेहनत की, जूथ था, आया, अपना विजन लेकर आया, जीत गया। तो जूथ के अंदर जो मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं आपके पास पीछे पैसा हो, बिना पैसे के भी आप चुनाव जीत सकते हो, बशर्ते कि इलाके के भीतर आपकी फुटेज होनी चाहिए। आपने लोगों के, महराज मलिक के पास कौन सा पैसा था? महराज मलिक ने लोगों के काम किए थे। महराज मलिक ने एक डोडे के हिंदू का काम भी किया था, एक मुस्लिम का भी काम किया था, और उसने तमाम अधिकारियों की नाक में दम करके रखा था और लोगों के अंदर उभर गया था, तब वो जाके जीत गया। मेरे ख्याल में इसमें भी रिफॉर्म्स आने चाहिए, बैठ के मंथन होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, और पार्टी जो अपनी मुख्य पार्टी जिनके कार्यकर्ता आगे काम करते हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं का भी सोचना चाहिए, अगर ईमानदारी से आगे बढ़ना है तो। पर मुझे आज के इस ओपन माइक को खत्म करने से पहले एक चीज बहुत सही लगी कि दोनों युवा नेता हमारे जम्मू के, इन्होंने अपनी अपनी पार्टी का मत बहुत सही तरीके से सही तरीके से रखा। हाँ, ये एक अच्छी बात है, और ये भी एक गुण होना चाहिए कि आप जिस पार्टी में हो, आप उस पार्टी की लाइन को बहुत अच्छे से किसी भी डिस्कशन में ले जाओ। उसका ये मतलब है कि आपको उस पार्टी की लाइन की समझ है, सूझबूझ है। तो ये बहुत अच्छी बात है जयसिद्ध और रजत के लिए कि आने वाले 2 युवा नेता होंगे। मैंने तभी इनसे पहले पूछा था कि आइडियोलॉजी या विचारधारा, उसकी समझ होना, और उसकी समझ होगी उसके साथ जुड़ना। ये नहीं कि आपको जहां ऑफर मिल गया तो आप जुड़ गए। ये भी बहुत बड़ी बात है। और फयाज साहब पुराने हैं, समझते हैं चीजों को। हमने भी सियासत राजनीतिक कैरियर शुरू होने वाला है। फयाज साहब, ये एक और युवा, 2 युवाओं के बीच एक और युवा स्टेटमेंट आ जाएगी। तो आज का ओपन माइक मुझे लगता है ओपन में जो हमने किया, ओपन बातें रखी, बहुत बढ़िया रहा। मगर युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब हम बदलाव की बात करते हैं कि चीजें नहीं बदल रही, तो आखिर बदलाव करेगा कौन? हमें उतरना चाहिए बदलाव की राजनीति में। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में आइए, बशर्ते आपकी नीयत साफ हो। काम करने के अवसर हर जगह होते हैं। ऑपोजिशन और सरकारें तो आती जाती रहती है। बहुत धन्यवाद।